हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं पिरिडीन के बारे में कुछ बातें। हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन पिरिडीन। ओरिएंटेशन यानी दिशा निर्देशित होना, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम पिरिडीन में पढ़ेंगे तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं या प्रतिस्थापी है वो पिरिडीन के नाइट्रोजन की तुलना में उसकी पोजीशन क्या होगी, क्या वो ऑर्थो होगी या मेटा होगी या पैरा होगी, तो उसे कहते हैं ओरिएंटेशन या दिष्टकारी जो प्रभाव है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, या किस दिशा की ओर निर्देशित होगा इलेक्ट्रोफाइल पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हमें ये भी मालूम था, पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं या क्लास में पढ़ाई करी है वीडियो क्लास में, तो उसमें हमने ये देखा था कि नाइट्रोजन के जो पिरिडीन के जो मेटा पोजीशन है उनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो ऑर्थो और पैरा की तुलना में ज़्यादा है। वो अलग बात है कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन सभी से ज़्यादा है, इसका पूरे कार्बन रिंग की तुलना में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम वलय के कार्बन या रिंग के कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाएंगे कि जो मेटा पोजिशंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन की तुलना में पिरिडीन में ज़्यादा है, मेटा पे ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजिशन पे ज़्यादा आक्रमण करेगा पिरिडीन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन पिरिडीन प्रेफरेबली अकर्स एट मेटा पोजिशन। जो पिरिडीन में प्रेफरेबली यानी ज़्यादातर जो है वो मेटा पोजिशन पे होता है। क्योंकि बिकॉज नंबर 1 3 कारण है खास। तो पहला है माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव है नाइट्रोजन का पिरिडीन के अंदर, वो जो इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही ज़्यादा एक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन में ही प्रभावशाली होता है। तो जो ये सीधे सीधे बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ ऑर्थो वाले कार्बन, तो उसमें प्रभावशाली होगा माइनस आई प्रभाव। और जो मेटा के साथ है वो सीधे बॉन्डेड नहीं है, तो इस पे मेटा पोजीशन पे माइनस आई प्रभाव नाइट्रोजन का प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन जो पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है वो एकदम सीधा इसके सीध पे है नाइट्रोजन के, तो इस पे भी माइनस आई प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसी वजह से जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के माइनस आई प्रभाव के कारण यहाँ पर कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इन पोजीशंस पे तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होता है, वो कम इलेक्ट्रॉन जहाँ की घनत्व वाले पोजीशन पे अटैक करना पसंद नहीं करेगा, वो मेटा पोजीशन पे आक्रमण करना पसंद करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यानी उसमें खुद में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ वो आक्रमण करेगा। तो पहला कारण माइनस आई प्रभाव। सेकेंड रीज़न इज़ माइनस एम प्रभाव, मीज़ोमेरिक इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट जो है वो नाइट्रोजन का होता है, जिसकी वजह से जो है वलय के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो संयुग्मित जो द्विबंध या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के द्वारा मीज़ोमेरिज्म के द्वारा नाइट्रोजन जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी ओर ले लेता है। देख रहे हैं आप यहाँ डायग्राम में, और देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन है जो डायरेक्टली बॉन्डेड था डबल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से, ये ऑर्थो पोजीशन का कार्बन है, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए फिर ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पैरा पे जाके शिफ्ट हो गया। तो ये सारा मीज़ोमेरिज्म के द्वारा दोबारा हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, और देखिए ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि ये जो मीज़ोमेरिक इफेक्ट है, जो कि ये संयुग्मित द्विबंध या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की सहायता से ये हो रहा है, और नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज वो लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो इस पूरे कॉन्जुगेशन या इस पूरे मीज़ोमेरिज्म के द्वारा जो कि माइनस एम प्रभाव है, माइनस इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स मीज़ोमेरिज्म के द्वारा खींच रहा है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये मीज़ोमेरिज्म जो है वो माइनस एम प्रभाव कहा जा रहा है इसको। और आप देखते हैं उसकी वजह से जो रिंग के जो कार्बन है उनके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़ास तौर पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है। मेटा पोजीशन पे नहीं होता तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मेटा पोजीशंस उन पे आके आक्रमण करता है। तो ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मेटा पर पिरिडीन के मेटा पोजीशन पर पिरिडीन के मेटा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। लेकिन आज हम देखते हैं, चलो तीसरा रीज़न, व्हाट इज़ द थर्ड रीज़न? Third reason is stability of the intermediate formed by meta attack of electrophile. तो is more, देखिए जो मेटा अटैक इलेक्ट्रोफाइल के मेटा पोजीशन पर आक्रमण के द्वारा जो मध्यवर्ती बनता है, तो उसका जो स्थायित्व है वो ज़्यादा तब होता है अगर वो मेटा पे अटैक हो और ऑर्थोपैरा पे अगर अटैक हो, तो उस दौरान जो मध्यवर्ती बनता है उसकी स्टेबिलिटी होती है कम। तो स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय मेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय ऑर्थो एंड पैरा अटैक। यानी जो मध्यवर्ती बनता है इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से, अगर वो मेटा पे अटैक होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ऑर्थो पैरा पे अटैक होता है नाइट्रोजन पिरिडीन के, तो इस स्थिति में जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट ऑर्थो पोजीशन दिया है, दिस इज पिरिडीन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ एट द ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे हुआ। या हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है जो कि इस प्रकार से दिखाया गया है, और साथ वाले कार्बन पे, क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे अटैक हुआ है, यहाँ जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर ये इसकी कमी को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को, साइड से जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ जो कि इस तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये और दूसरे मेटा पोजीशन पे नाइट्रोजन से मेटा पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। फिर कॉन्जुगेशन हुआ और जो ये प्लस चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। अब ये देखिए ये खास स्ट्रक्चर है, इसका ध्यान, इसको पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के तुलना में। इन कंपैरिजन टू कार्बन नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ज़्यादा विद्युत ऋणी है, कार्बन कम विद्युत ऋणी है। तो जो विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ना कि पॉजिटिव। लेकिन इस वाले इंटरमीडिएट में जो मेसोमेरिज्म के द्वारा आप देख सकते हैं कि प्लस चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है, जबकि कार्बन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जबकि होना पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में, जिससे वो यहाँ बॉन्डेड है। सो यहाँ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके ऊपर प्लस चार्ज ना होके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर प्लस चार्ज है जो कि नाइट्रोजन है। इसलिए ये मध्यवर्ती का ये जो स्ट्रक्चर है इस पूरे रेजोनेंस में, मेसोमेरिज्म में, वो ये अनस्टेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्थो अटैक के द्वारा जो तीन मध्यवर्ती के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें से एक अनस्टेबल है। फिर इसमें से जब आप प्रोटॉन इस तरह से निकल जाता है, यानी अपने CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डाल के डबल बॉन्ड बनाकर प्रोटॉन जब निकल जाता है तो इस तरह से प्रतिस्थापित जो है हमें पिरिडीन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो अटैक है उसमें क्या होता है। देखिए मेटा पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो ये देखें यहाँ पर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, और इस तरह से इसका रेजोनेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हुआ, ऑर्थो पे चार्ज आया। फिर दोबारा डीलोकलाइजेशन हुआ, पैरा पे चार्ज आया। यहाँ पर कोई भी संरचना, जो तीनों जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें कोई भी ऐसी संरचना नहीं है जो कि हाईली अनस्टेबल हो। यानी इन तीनों में कोई भी संरचना ऐसा नहीं है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो कि ऑर्थो अटैक से प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब ये जो संरचना है ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह से पैरा अटैक, यानी पैरा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक संरचना ऐसी बनी जो कि ज़्यादा अनस्टेबल है और जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नहीं है। ये वही स्थिति है जो ऑर्थो अटैक के द्वारा हुई थी। तो एक संरचना ऐसी है जो ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसकी इस इंटरमीडिएट की ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इनकी स्टेबिलिटी जो मेटा अटैक से बनी है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। इसीलिए मेटा पे अटैक के द्वारा जो उत्पाद बनता है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, न कि पैरा और ऑर्थो से। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट मेटा पोजिशन ऑफ पिरिडीन इज़ मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज़्यादा संभावित है, क्योंकि इस मेटा पोजिशन
पर जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो ज़्यादा संभावित इसलिए है क्योंकि जो बनने वाला मध्यवर्ती है उसका जो स्थायित्व है वो मेटा अटैक से सबसे ज़्यादा है, ना कि ऑर्थो और पैरा से। अब हम कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो पिरिडीन के हैं उसके देख लेते हैं। सल्फोनेशन देखिए बाई ओलियम, आप H2SO4 SO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, और ये जो रिएक्शन है बेंजीन की तुलना में ये डिफ़िकल्ट है, और इस तरह से पिरिडीनियम 3 सल्फोनिक एसिड मेटा पोजीशन पे हमको प्राप्त होता है। हैलोजनेशन के कई तरीके हैं जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए ब्रोमीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम के साथ अगर हो रहा है तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो सकती है। आयोडीन के साथ इस तरह से आयोडीन के जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, 3,5-डायोडोपिरिडीन या 3-आयोडोपिरिडीन प्राप्त हो सकते हैं। क्लोरिनेशन या हैलोजनेशन जैसे आप PDCl2 के प्रेजेंस में करते हैं, इस कैटलिस्ट के द्वारा जो टेम्परेचर है वो अब कम हो गया है और हाई यील्ड भी प्राप्त होती है। तो देखिए 2-ब्रोमो या 2-क्लोरोपिरिडीन हमको इस विधि के द्वारा आसानी से प्राप्त होती है कंपैरेटिव टू दीज मेथड्स। इसके अलावा देखिए एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में क्लोरीन की इस्तेमाल के द्वारा जो है 80 to 115 डिग्री सेंटीग्रेड में 3-क्लोरोपिरिडीन भी हमें प्राप्त हो सकता है। नाइट्रेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है पिरिडीन के साथ, लेकिन नाइट्रेशन को करने के भी कई तरीके हैं जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए KNO3 और NaNO3 के साथ किया जा सकता है, या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 300 डिग्री पर भी नाइट्रेशन किया जा सकता है, और इस तरह से हमें मेटा पोजीशन पर 3-नाइट्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। ये जो इसके अलावा डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है N2O5 जो कि इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, उसके द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल नाइट्रेट भी हम N पर नाइट्रेशन होता है, और जो फर्दर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड से जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको 3-नाइट्रोपिरिडीन इस विधि के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये 2 मेथड्स हैं जिसके द्वारा पिरिडीन का नाइट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा मर्क्यूरेशन है। मर्क्यूरेशन देखिए ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मर्क्यूरेशन पिरिडीन का हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरिक एसिटेट का रूम टेम्परेचर के में ही जो है वो नाइट्रोजन के पिरिडीन के जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो है एडिशन हुआ, और जिसका फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हीट करने पर हमको जो है मेटा पोजीशन है उसके अंदर मर्क्यूरिक एसिटेट जो है ग्रुप लग जाता है, और इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो पिरिडीन है उसका मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ डायरेक्टली हम 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करते हैं, तो इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में देखिए कि पिरिडीन डज नॉट शो दिस रिएक्शन बिकॉज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कोऑर्डिनेट्स विद नाइट्रोजन ऑफ पिरिडीन। जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो हमें कैटलिस्ट हम लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो जो है पिरिडीन बेस होने के कारण वो नाइट्रोजन के साथ ये एसिड कोऑर्डिनेट कर जाता है। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट हमको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसकी वजह से कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ होता है वो पिरिडीन जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो आज हमने पिरिडीन की पढ़ी हैं आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।